Hello friends, this is Meenakshi again. Well, finally some baby steps by the government of India to boycott China officially through boycotting some mobile apps. इससे चाइना को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. But to boycott China in true sense, India not only has to boycott China financially and economically, but also it has to build up a series of strategically planned movements against China as well. Well, to boycott China in true sense, मैंने भी कुछ points बनाए हैं. Geographically, we can boycott China by restricting the Chinese movement in LAC by deploying more Indian armies in LAC. Also, we can encourage more naval movements in and around the coastal areas of India where the Indian Ocean and the Pacific Ocean meets. Also, the areas surrounding the Andaman and Nicobar Islands. Diplomatically, we can boycott China by restricting or rethinking all the diplomatic Chinese visits to India. Finally, well, economically, we cannot boycott China at this point of time. 100% we cannot boycott China at this point of time. But yes, we can keep a check on all the Chinese foreign direct investments made to India. And also, we can encourage the government to create more funds, more schemes, and make available enough financial assistance to the young entrepreneurs of India. इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन के बाद बॉयकॉट चाइना का नारा पूरे देश में गूंज रहा है. लोग इमोशनल होकर अपने घर के मेड इन चाइना के सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फोन्स, यहाँ तक के बच्चों के खिलौने तक रास्ते में फेंक रहे हैं, उसे जला रहे हैं. माने या ना माने, ये एक बहुत ही इमोशनल देशभक्ति की निशानी है. बिना कुछ लॉजिक समझे अपना गुस्सा मेड इन चाइना के सामान पर निकाल रहे हैं. कितना मासूम है हमारे देश के लोग जो रास्ते में बॉयकॉट चाइना का नारा लगा रहे हैं. अब आते हैं असली मुद्दे पर. कितना निर्भर है हमारा देश चाइना के इंपोर्ट्स पर. क्या होगा इंडिया की इकोनॉमी का अगर चाइना हमें एक्सपोर्ट्स करना ही बंद कर दे. क्या हम वाकई 100% चाइना को बॉयकॉट कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब के लिए मैं आपको जापान की इकोनॉमी की एग्जाम्पल देती हूँ. 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया. एक ही दिन में 80,000 लोगों की जानें गई. 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी में दूसरा बॉम्ब गिराया गया. 40,000 लोगों की जानें गई और न जाने कितने जापानीज लोगों को कितने तरह की बीमारियां आज भी हो रही है. जापान का इकोनॉमी जीरो से फिर शुरू की गई और आज जापान दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है. 2019 के ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के एक रिपोर्ट के अनुसार जापान का जीडीपी नेटवर्थ 5,110 बिलियन यूएस डॉलर है. जियोग्राफिकल एरिया को कंपेयर किया जाए तो इंडिया के मुकाबले जापान एक बहुत ही छोटा देश है विद अ पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ 64 lakhs ओनली. अगर जापान इतनी तबाही के बाद अपना इकोनॉमी वर्ल्ड के टॉप 3 इकोनॉमीज में ला सकता है तो हम क्यों नहीं. हम जापान के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया को भी आज़ाद हुए उतने ही साल हुए जितना जापान में न्यूक्लियर अटैक की. फिर भी आज इंडिया की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी से बहुत पीछे है. इंडिया की इकोनॉमी चाइना के 70% एक्सपोर्ट्स में आज भी डिपेंडेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है जिससे लाइफ सेविंग ड्रग्स बनती है जैसे डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, HIV एक्सेट्रा. इसका एक रीज़न है हमारे देश के टैलेंटेड यूथ्स को आज भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देश की फंडिंग की ज़रूरत होती है. चाइना ने इंडिया के बहुत सी ऐसे स्टार्टअप्स और छोटे मोटे कंपनियों में अपने बहुत सारे पैसे लगा रखी है जैसे पेटीएम, स्नैपडील, जोमेटो, बिग बास्केट, रैपिडो, गाना, खाता बुक, स्विगी, ओला, बायजूस और भी बहुत सारे. क्यों हमारी सरकार के लिए हमारे देश के छोटे मोटे स्टार्टअप्स को फंडिंग करना, सपोर्ट करना इतनी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है. लोन मांगने जाओ तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को खुद के नाम पे जमीन और जायदाद के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं.
या तो 5-6 साल के बिजनेस एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं। अगर एक्सपीरियंस ही होता या फिर फाइनेंशियल कैपेसिटी होती तो फिर क्यों जाएंगे हमारा एंटरप्रेन्योर अपने सरकार से बिजनेस लोन या मदद मांगने के लिए। हमारी सरकार के पास ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जहां फाइनेंशियल बिजनेस असिस्टेंस मिल सकती है, लेकिन ये फाइनेंशियल बिजनेस असिस्टेंस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो एक सक्सेसफुली बिजनेस चला रहे हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमारे सरकार के पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं जो एक अच्छे बिजनेस मॉडल को बिना कोई सिक्योरिटी या फिर बिना कोई एक्सपीरियंस सपोर्ट कर सके। आज हमारा देश क्यों डिपेंडेंट है चाइनीज प्रोडक्ट्स पर? क्या है इसका कारण? कारण ये नहीं कि हम इंडियंस केपेबल नहीं, बात भरोसे की है। क्यों चाइना इतने सारे इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है? चाइना से इंपोर्ट किए गए हर प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये इतना मुश्किल भी नहीं। चाइना हमें वहां से इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स सस्ते मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में दे रहा है, जहां अधिकतर उन प्रोडक्ट्स का क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं होता। क्या कर रही है सरकार चाइना को बॉयकॉट करने के लिए? चाइना को बॉयकॉट करने के लिए सरकार इंपोर्ट्स ड्यूटी बढ़ा रही है ताकि इंपोर्ट्स कम हो जाए और इंडिया में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज किया जाए। अमेरिकन्स ने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स पर ट्रेड वॉर शुरू कर दी है और चाइनीज प्रोडक्ट्स पर भारी ड्यूटी लगाई है, जिसके चलते अमेरिकन्स को बहुत नुकसान भी झेलनी पड़ी। इंडिया में भी ज़्यादा इंपोर्ट्स ड्यूटी के चलते इंडियंस को चाइनीज सामान और महंगे कीमतों पर मिलेगी। चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में अब भी इंपोर्ट्स होगी, पर अब वो प्रोडक्ट जो पहले सस्ती थी अब महंगे कीमतों पर मिलेगी। चाइना की कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हमारे देश के पीएम केयर फंड्स में अपना पैसा डोनेट कर रही है, जो एक अनअकाउंटेबल फंड है। इस फंड में कितने पैसे हैं और ये पैसे कहाँ कैसे खर्च होंगे, ये जानने का इंडियन सिटीजन्स को कोई अधिकार नहीं है। और आज का मेरा सवाल, जहाँ एक तरफ हम चाइना का बॉयकॉट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम केयर फंड्स में हम चाइनीज कंपनियों से डोनेशंस ले रहे हैं। जो चाइना हमारे देश के बॉर्डर में हमारे जवानों की हत्या कर रही है, क्या मतलब है ऐसे डोनेशंस का? क्यों हम ऐसे डोनेशंस वापस नहीं कर देते? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।